अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो 2-3 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग और आ जाएँ तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? ठीक है, जो लोग ज्वाइन किए हैं। कोर्स का नाम है आपका ऑटोमेटा थ्योरी। और आई बिलीव कि आप लोगों को कुछ आइडिया तो होगा, बाकी आइडिया मैं दे देता हूँ कि इस कोर्स में है क्या। तो थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आज का टॉपिक ले लें या जैसे जैसे मेरी बात आगे बढ़ती रहेगी, तो यू विल गेट एन आइडिया कि इस कोर्स में हमें करना है। मैं आपको एक आध लाइन में बता दूँ, एक आध पैराग्राफ में बता दूँ कि इस कोर्स में हमें ये करना है, तो मेरे हिसाब से वो शायद इस कोर्स में ये बात फिट नहीं होती कि ऑटोमेटा में आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैं एक लाइन में बता दूँ इस कोर्स में ये करूँ। तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मुझे देखनी पड़ेंगी, मतलब बतानी पड़ेंगी आपको, और उसके बाद ही आपको आइडिया होगा कि इस कोर्स में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी बता देता हूँ मैं आपको ऐसी, कुछ मुझे एग्जाम्पल को पिक करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ कि देखिए जैसे बारिश हो रही है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि डिसकनेक्शन हो जाए। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन हो सकता है कि सबकी तरफ ही शायद लाइट वाइट मतलब, तो अगर कोई डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करता है तो इट्स ओके। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि ऑटोमेटा थ्योरी। एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर मुझे ऑटोमेटा क्यों पढ़ना है। सिर्फ प्योर स्टूडेंट है, उसका कोई कंसर्न ही नहीं है सीखने से किसी भी चीज़ से। तो मैं उससे कहता हूँ कि ऑटोमेटा आपने इसलिए पढ़ना है कि ये कंपाइलर का प्री रैक है। जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स है आपका, ये उसका प्री रैक है। सिर्फ ये जवाब नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट को सीखने से कोई कंसर्न नहीं है, बस उसको डिग्री चाहिए, तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है कि भाई ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का प्री रैक है, और डेफिनेटली आपका कोर कोर्स है, तो इसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अब ज़ाहिर सी बात है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता, लेकिन मैंने एग्जाम्पल ऐसी क्रिएट की कि ताकि आप लोगों को समझ में ये आ जाए कि भाई ये पढ़ना तो है। अब दूसरी बात क्या है कि व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी। तो देखिए, अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ विदाउट एग्जाम्पल, तो देखिए ऑटोमेटा के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात होती है। जब भी हम कंप्यूटर साइंस की डोमेन से बाहर निकल के लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो लोगों की समझ में आता है कि लैंग्वेजेस का मतलब है उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक, टर्किश, बंगाली, ठीक है, एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उन लैंग्वेजेस की बात होगी। ऑल दो के ऑटोमेटा थ्योरी या कंपाइलर के अंदर लैंग्वेजेस का मतलब ये वाली लैंग्वेजेस नहीं होता। लैंग्वेजेस क्या होती हैं थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि भाई लैंग्वेजेस जो हैं ऑटोमेटा के अंदर हम एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। भी बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, तो अगर कोई चीज़ आपकी क्लियर ना भी होगी 100%, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लाइक सपोज कर लेते हैं कि भाई मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूँ इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंट देता हूँ। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक शेक्सपियर का बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल क्या ले, कोई सिनेरियो लिखा हुआ है, कोई स्टोरी लिखी हुई है शेक्सपियर।
उसमें डिफरेंट वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बन रहे होंगे, और उन सेंटेंस से मिलकर क्या बन रहा होगा, पूरा आर्टिकल बन रहा होगा। मैं कहता हूँ यार कि आप मुझे एक काम कीजिए कि इस आर्टिकल में से वो तमाम वर्ड्स निकाल के दे दीजिए कि जिसमें कम से कम दो वॉवेल्स आते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो तमाम आर्टिकल निकाल के दे दीजिए कि जिसमें कम से कम दो वॉवेल्स आते हैं। आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक एक वर्ड उठाएंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान काम है। आप एक एक वर्ड पिक करेंगे, हर वर्ड में देखेंगे दो वॉवेल्स हैं या दो से ज़्यादा है। अगर दो या दो से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? आप उसको पिक करके कलेक्ट करते रहेंगे, एंड में मुझे बता देंगे सर ये वर्ड्स हैं जो कि इसके अंदर दो वॉवेल्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? जी मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बाकी सब लोग ठीक है? तो जो मैं कह रहा हूँ मुझे साथ साथ बताइएगा कि आपकी समझ में मेरी बात समझ में आ रही है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऑटोमेटा क्या है। अभी जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल कनेक्ट करूंगा डिफरेंट। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक आर्टिकल दिया और आपसे कहा कि इसमें वो तमाम वर्ड्स मुझे ला के देते हैं कि जिसमें दो वॉवेल्स आता है। आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं है। मैं कहूँगा कम से कम दो वॉवेल्स आते हैं, आप कहेंगे ये भी कोई मसला नहीं है। मैं कहूँगा कम से कम एक वॉवेल आता है, आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं है। ठीक है? तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट आपको दे रहा हूँ, और उन रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करती है। मतलब मैंने पहली रिक्वायरमेंट आपको ये दी कि कम से कम दो वॉवेल्स आने चाहिए। आपने कहा सर ठीक है। मैं अचानक से आया, मैंने कहा नहीं कम से कम तीन वॉवेल्स आने चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आप अचानक से बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, मुझे अपनी लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे? दोबारा से पहला वर्ड उठाएंगे, मतलब पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और अब कम से कम तीन वॉवेल्स के लिए काम शुरू कर देंगे। क्लियर होगी बात? मैं अचानक से बीच में आया, मैंने कहा भाई नहीं मुझे तीन वॉवेल्स नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कम से कम तीन वॉवेल्स हो, कम से कम तीन वॉवेल्स हो, और जो वर्ड है आपका वो भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने कहा भाई कम से कम तीन वॉवेल्स हो और वो वर्ड भी आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने और मुश्किल कर दिया। मुश्किल नहीं किया, मतलब सर आपने और थोड़ा टिपिकल कर दिया, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो बार बार मैं अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ। अब मैं अचानक से आया, मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में मैंने आपको पहली क्लास ले ली, दूसरी क्लास में मैंने आपसे कहा तो फिर आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबको पता है वेरिएबल क्या होता है? ठीक है? सबको पता है ना वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हम लोग। तो मैंने कहा आज मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। मैंने आपको वेरिएबल के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैंने कहा कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम वेरिएबल को ऐसे या ऐसे या ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर वो रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहूँगा भाई वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी हेल्प कर सके तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ पर कमेंट में बता दें, मतलब चैट को बता दें, या चाहे तो वो अगर बोले माइक ऑन करना तो मैं माइक ऑन कर दूंगा। वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इन इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जी वो चीज़ें क्या होती हैं जो आपके टीचर ने आपको बताई हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इन इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो? एनीवन? नहीं डेटा टाइप तो होती है ना वेरिएबल, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। वेरिएबल के नाम की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हुए इन इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर से स्टार्ट ना हो, कहाँ मुनीब ने बताया नंबर से स्टार्ट हो, सवाल समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नंबर से स्टार्ट ना हो, तो बिल्कुल नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, एंड में या मिडिल में नंबर लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो आप लोग बता रहे हैं ना, ये तमाम चीज़ें मतलब अगर मैं मर्ज करूँ, जाहिर सी बात है शायद जो लोग आंसर नहीं कर रहे वो मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए नंबर से स्टार्ट ना हो, पहली कंडीशन क्या होती है सर कि नंबर से स्टार्ट ना हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? बिलाल ने थोड़ा सा बता दिया है लेकिन मैं इसको ऐड कर दूँ, जरूरी नहीं है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो, अदर इट कुड बी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ऐसा है? स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है। नंबर से स्टार्ट ना हो लेकिन पहला कैरेक्टर जो है वो या तो स्मॉल लेटर होगा या कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद नंबर्स आ सकते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ आ सकती है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट होने के अलावा स्पेशल कैरेक्टर शायद आ भी नहीं सकते इसके अंदर।
हैश वगैरह नहीं आ सकते, डॉलर वगैरह नहीं आ सकते, ठीक है। प्री डिफाइंड कीवर्ड ना हो, बिल्कुल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो सारी बातें आप मुझे कह रहे हैं ना, ये एक क्या बना रही है, एक कंडीशन बना रही है। तो वो सारी बातें हम एक जगह लिख लेते हैं कि भाई स्पेशल कैरेक्टर से सर स्टार्ट नहीं होता, सर नंबर से स्टार्ट नहीं होता, सर स्पेशल कैरेक्टर ना आए, सर स्पेस ना आए, सर स्पेस ना आए, सर अगर स्पेस आ रहा है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें, और सर आप जो है वो पहला कैरेक्टर जो है स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद नंबर्स भी आ सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपने मुझे बताई, ये मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ये मेरा एक कंडीशन हो गई, ये मेरी एक कंडीशन हो गई। अब कंपाइलर जो है, मैं ऑटोमेटा के बाद वाले फेज की बात कर रहा हूँ। कंपाइलर के अंदर आपने बीइंग इन कंप्यूटर आपने वेरिएबल सर्च करना है। आपने क्या सर्च करना है? वेरिएबल। तो ये तमाम बातें आपने अपने कोड को बतानी पड़ेंगी कि भाई मुझे वेरिएबल ढूंढना है कोड के अंदर, किसी भी कोड के अंदर वेरिएबल ढूंढना है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एक सेमेस्टर आगे लेके जाएं तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में क्या होता होगा? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में आप लोग कंपाइलर बनाते होंगे। अभी मैं ऑटोमेटा से रिलेटेड कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी बात सुनते रहें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में आप लोग कंपाइलर बनाते होंगे। कंपाइलर का काम क्या होता होगा? कंपाइलर काम सही होता है जो हम कोड लिखते हैं उसको सर वो एग्जीक्यूट करता है और हमें ना हमारा डिजायर्ड रिजल्ट देता है। अब मैं बोलूंगा भाई कंपाइलर कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो आप कहेंगे सर उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको समझेगा। ऐसे ही है ना? इसका मतलब है अगर आप वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए वेरिएबल कौन सा है। अगर आप फॉर का लूप लिख रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए फॉर का लूप क्या होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें एंड कब होता है, उसमें इंक्रीमेंट कैसे होता है। अगर आप वाइल का लूप लिख रहे हैं तो वाइल की कंडीशन उसको पता होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो उसे स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी कैसे होती है। अगर आप कोई और डिफाइन कर रहे हैं चीज़ तो उसको पता होना चाहिए कि आप कोई लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं, कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके कोड को पता होनी चाहिए, आपके कोड में पता होनी चाहिए, तभी आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं वापस आ रहा हूँ। अब आपने वेरिएबल का मुझे बता दिया, आपने सर वेरिएबल में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्या आप इसके लिए लॉजिक लिख सकते हैं? क्या आप इसके लिए लॉजिक लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अगर ये तमाम चीज़ें आपको पता हो तो आप इसके लिए कोई लॉजिक लिख सकते हैं, सिंपल छोटा सा कोड लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब वापस आते हैं, एक एग्जाम्पल ये हो गई, एक एग्जाम्पल वो शेक्सपियर के आर्टिकल वाली हो गई, और एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। अब आ जाते हैं हम वापस। हमने कहा भाई एक आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे बताइए उस आर्टिकल में कितने नाउन यूज हो रहे हैं। नाउन, नाउन, नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल का नेम, किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस का, और एनिमल किसी चीज़ का नाम। अब मैं आपसे कहता हूँ बताइए नाउन सर्च करना है तो नाउन के लिए लॉजिक क्या होती है बेटा? नाउन के लिए लॉजिक क्या होती है? चलिए हम पाकिस्तानी नाम की बात कर लेते हैं, नेम की बात कर लेते हैं, नाउन में भी नेम की बात कर लेते हैं। तो आप ना उसके लिए भी एक लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो मैं अब जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ बेटा, कि देखें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऑटोमेटा के अंदर आपने डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च करना होता है। वो पैटर्न्स क्या होते हैं? वो आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या होती हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस का ताल्लुक इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, टर्किश, बंगाली, मलयालम, इन लैंग्वेजेस से नहीं है। लैंग्वेजेस से ताल्लुक आपकी लॉजिक से। मैंने पहले एक लैंग्वेज आपको बताई, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहली लैंग्वेज बताई, उस लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा कि आपके हर वर्ड के अंदर कम से कम 2 वॉवेल्स आते हैं। ये एक लैंग्वेज है। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, आपके हर वर्ड के अंदर कम से कम 2 वॉवेल्स आते हो, ये आपकी एक लैंग्वेज है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूँ तो दूसरी लैंग्वेज जाएगी। लाइक मैंने कहा हर वर्ड के अंदर 2 वॉवेल्स आते हो एटलीस्ट, और वो वर्ड वॉवेल से ही स्टार्ट होता हो, ये भी एक लैंग्वेज है। मैंने कहा आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने कोड के अंदर वेरिएबल ढूंढ के दें, वेरिएबल, तो ये भी एक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक आपको कंडीशन मैच करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे नाउन ढूंढ के दें, नाउन। आपने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, ये भी एक लैंग्वेज है। इसी तरीके से मैंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो तमाम वर्ड्स उठा के ला के दें जो ए से स्टार्ट होते हैं और के पे एंड होते हैं। ए से स्टार्ट होते हैं और के पे एंड होते हैं, ये भी एक लैंग्वेज है।
तो हर वो पैटर्न जिसके अंदर कोई कंडीशन मैच हो रही हो वो एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ा सा अपने कोर्स की तरफ, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा दोबारा से कि भाई इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह पे और एग्जैक्टली हमें कोर्स आउटलाइन में करना क्या है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे और कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। ये तमाम चीज़ें तो खैर आपको पता ही है, माउस डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, मैं आपको ज़रा डायरेक्ट इस जगह पे लिखा था, ये चॉम्स्की थे, साइंटिस्ट हैं लिंग्विस्टिक के, और इन्होंने ये हायरार्की बनाई थी। इस हायरार्की को अगर आप गौर से देखें तो इस हायरार्की के अंदर चार चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। ये जो उन्होंने हायरार्की बनाई थी, इस हायरार्की के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की फैमिली को उन्होंने मैप किया। ठीक है, अगर मैं इसको एक दफ़ा इधर समझाता हूँ फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको डिज़ाइन करके समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो ऊपर लिखेंगे, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और रिकर्सिवली इनएमरेबल सेट्स। लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो पहली लैंग्वेज क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। इसको मैं ज़रा बोर्ड पे समझा देता हूँ। आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये पहली क्लास है लैंग्वेजेस की रेगुलर लैंग्वेज। ये पहली क्लास है लैंग्वेज की रेगुलर लैंग्वेज। बेटा आप विजिबल होगा। ठीक है, वो मार्कर जो है वो न्यू थे तो वो शायद स्लो चल। ये पहली क्लास है लैंग्वेज की रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इस हायरार्की को समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कोर्स में करना क्या है। ये पहली क्लास है लैंग्वेजेस की रेगुलर लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म साथ साथ लिखना चाहें तो लिख लें और अदरवाइज तो याद हो जाएंगी आपको। इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए जो ग्रामर यूज की जाती है वो कहलाती है रेगुलर ग्रामर। तो ग्रामर का नाम क्या है? रेगुलर ग्रामर। तो एक लैंग्वेज होगी, उसको जनरेट करने के लिए कोई ना कोई ग्रामर होगी। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए जो ग्रामर यूज होती है वो क्या होती है? रेगुलर ग्रामर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज की कैटेगरी कौन सी है? रेगुलर लैंग्वेज। इस कोर्स में हमें आगे जाके ये पढ़ना है। आगे जाके क्या मतलब? फॉर द वेरी नेक्स्ट क्लास हमें ये पढ़ना है रेगुलर लैंग्वेज। इस रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए जो ग्रामर यूज हो रही है उस ग्रामर का नाम है रेगुलर ग्रामर। तो अब एक लैंग्वेज है जो बनी हुई है या बनानी है। अगर बनानी है तो वो बनाएगा कौन? रेगुलर ग्रामर। अगर बनी हुई है, अगर बनी हुई है उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके कौन बताएगा कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है? वो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो मैं रेस इरेज कर दूंगा लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ रेगुलर लैंग्वेज इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज, आर जी इज इक्वल टू रेगुलर ग्रामर and FA is equal to finite automata। दोबारा रिपीट करते हैं, एक लैंग्वेज है उसका नाम है रेगुलर लैंग्वेज। उसका जनरेटर कौन है? मतलब जनरेट करने के लिए कौन है? रेगुलर ग्रामर। उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, रोशनी आपकी सब समझ में आ जाएगा। एक लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज, उसको जनरेट करवाने के लिए कौन यूज हो रहा है? रेगुलर ग्रामर। और उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए कौन यूज हो रहा है? फाइनाइट ऑटोमेटा। मैं बिल्कुल सब समझा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लें। मैंने अभी शुरू में आप लोगों को शायद एक बात कही थी कि आधे घंटे तक मेरी बात और से सुन लीजिएगा। हो सकता है चीज़ें क्लियर ना हो लेकिन आधा पौन घंटा जब आप मेरी बात सुन लेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है? क्योंकि आप लोग शायद मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे बहुत सारे लोग, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज़
फ़ौरन समझ में आ जाती है, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे इसका भी अंदाज़ा है कि कम से कम 1 घंटा चाहिए होगा आपको इस कोर्स की बेसिक पिक करने के लिए कि आप इसमें करेंगे क्या। इट्स नॉट लाइक एआई और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और सम अदर कोर्स, या मुझे समझाने में 1 घंटा लगेगा। उन कोर्सेज़ के लिए तो 5-10 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है? वो तो एप्लीकेशन वगैरह में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इस कोर्स में कम से कम 1 घंटा चाहिए। कम से कम मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 घंटा चाहिए कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना है इस कोर्स में, ठीक है? तो रेगुलर लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज की कैटेगरी है। अब वो लैंग्वेज की कैटेगरी, जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेजेस आ गई, तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? रेगुलर ग्रामर उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट जनरेट करेगी, और फाइनाइट ऑटोमेटा, जो हमारे कोर्स का नाम भी है ऑटोमेटा, वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके कहेगा कि आइदर गिवन लैंग्वेज, गिवन स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये हम तकरीबन आधे पौन घंटे बाद इस चीज़ को पिक करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कोर्स आउटलाइन समझा रहा हूँ, ठीक है? अब आ जाते हैं, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती, अगर सपोज कर लीजिए कि एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, सपोज कर लीजिए एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री, अब ऐसी बात है, जब आपको अभी रेगुलर लैंग्वेज का समझ में नहीं आया, तो आपको ये समझ में कैसे आएगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या होती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेज से एक अपर कैटेगरी होती है, वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब ये अगर एक कैटेगरी है रेगुलर लैंग्वेज, तो इससे एक अपर क्लास क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब अगर हम फिर पिछले पिछले स्टेप से अपने मैप करें, तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर जैसे रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा था रेगुलर ग्रामर, तो इसी तरीके से इसको भी एक्सेप्ट करवाने के, ओह सॉरी, इसको जनरेट करवाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। आप कहेंगे सर रेगुलर लैंग्वेज को जब जनरेट करवा रही थी रेगुलर ग्रामर, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री को जनरेट करवाने के लिए भी कोई चीज़ यूज होनी चाहिए, ऐसा है ना? तो बिल्कुल हमारा जवाब होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। अब ये क्या होती है? अगेन इट्स टू अर्ली कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, लेकिन सिर्फ मैं आपको अभी कोर्स आउटलाइन में जो चीज़ें हमें कवर करनी है उसके स्टेप्स बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ क्या हो गई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है साथ, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं, ठीक है? मैं अगेन कह रहा हूँ कि बेटा अभी हमें ना रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा भी 3 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते लग जाएंगे। 5 हफ्ते मतलब 5 से 6 क्लासेस हमारी इस पे लग जाएंगी। तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अभी समझाने बैठ गया ना, तो आप ये सोचिए कि आप 6 हफ्ते पीछे हैं। तो सिर्फ मैं आपको भी नाम शो कर रहा हूँ, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? नहीं, इसके लिए होता है PDA। PDA, PDA की फुल फॉर्म होती है पुश डाउन ऑटोमेटा। PDA इज पुश डाउन ऑटोमेटा। अब जाहिर सी बात है, सवाल वही होगा कि सर रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा रहा है रेगुलर ग्रामर, और रेगुलर लैंग्वेज सॉरी जनरेट करवा रहा है रेगुलर ग्रामर, और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो जनरेट करवाएगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करवाएगा वो क्या है? पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये हमारे टॉपिक्स, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें मिड टर्म के बाद तक लेके जाने हैं। PDA हम मिड टर्म के बाद पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हम मिड टर्म के बाद पढ़ते हैं। तो आप ये सोचिए, ये फाइनाइट ऑटोमेटा, ये रेगुलर लैंग्वेज और ये रेगुलर ग्रामर जो यही हमारे मिड टर्म से पहले चल रहे होते हैं। अच्छे खासे बड़े टॉपिक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट की बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है? अच्छा जी, चॉम्स्की हायरार्की आपने देखी थी थोड़ा सा, तो उसमें आपने 4 क्लासेस देखी थी, अभी तक मैंने आपको 2 बताई। अब अगर एक चीज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी, तो एक और कैटेगरी है, वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से अपर क्लास है। और जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज थी, तो इसी तरीके से इसकी एक ग्रामर भी वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, CSG।
और डेफिनेटली दिस इज अ जनरेटर, अगर जनरेट करवाने के लिए कोई ग्रामर है तो एक्सेप्ट करवाने के लिए भी कोई ऑटोमेटा होगा, तो वो ऑटोमेटा कहलाता है LBA, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। तो आपने 3 क्लासेस देखे, एक पहली क्लास है रेगुलर लैंग्वेज, दूसरी क्लास है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तीसरी क्लास है आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। एक आखिरी क्लास होती है जिसमें दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अगर इनकी आपस में लिंक बनाऊं तो आखिरी क्लास जो होती है उसमें दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जो कहलाती है हमारे पास रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स। क्या है फुल फॉर्म? रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स। और जिस तरह से रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स की लैंग्वेज है, इसी तरीके से उसका एक जनरेटर है, वो कहलाता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इस ग्रामर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसका मतलब है दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस इस ग्रामर से बन सकती हैं। दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस इस ग्रामर से बन सकती हैं। और जिस तरीके से इसकी जनरेटर है, इसी तरीके से इसका एक एक्सेप्टर है, वो नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, तकरीबन 90% स्टूडेंट ने तो सुना होगा। तो ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन। ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन विच कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं ये लाइन, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप इस लाइन से क्या कंक्लूड करते हैं। ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन विच कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। जी, इन्यूमरेबल, BLE लिखा हुआ ये। जी बताइएगा जरा। ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन विच कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, क्या मतलब है इसका? ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन विच कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। बिल्कुल ठीक है। ताहा मुनीब ने बोला है कि ये तमाम लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है ये रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री को भी कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को भी कर सकता है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल को भी कर सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसका इस डायग्राम को और प्रॉपर समझा दूं, और फिर उसके बाद जो है ये मीटिंग एंड होगी। देखिए और से सुनिएगा मेरी बात। रेगुलर लैंग्वेज है, इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि दो दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं, वो रेगुलर लैंग्वेज है। अब पिकनिक पे जाने के लिए उनको उनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। उनके पास पहला ऑप्शन क्या मौजूद है कि वो बाइक पे जा सकते हैं। बाइक पे जा सकते हैं ना, दो लोग हैं बाइक पे जा सकते हैं। लेकिन उनके पास कार भी है, उनके पास कोस्टर भी है, और उनके पास बस भी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करके बनाऊं तो वो दो दोस्त जो है उनके पास कार भी है, बाइक भी है, कार भी है, कोस्टर भी है, और बस भी है। अब वो चारों में से किसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो दो हैं। सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ गलत? वो कार में भी जा सकते हैं, बाइक में भी, कोस्टर में भी, बस में भी। बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? या एक जगह जाना है उनको, छोड़ो पिकनिक पे नहीं जाना, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो बाइक पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है वो बाइक पे भी जा सकते हैं, कार पे भी जा सकते हैं, कोस्टर भी, बस में भी। लेकिन चूंकि वो दो लोग हैं, चूंकि वो दो लोग हैं, चूंकि वो दो लोग हैं, तो आप ये कहेंगे सर कि उनको ज्यादा ज्यादा जो है ना सस्ता और कम लेस कॉम्प्लेक्स क्या पड़ेगा? बाइक पड़ेगी। ऑल दो कि वो कार पे भी जा सकते थे, कोस्टर में भी जा सकते थे, बस में भी जा सकते थे। ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज जो है, रेगुलर लैंग्वेज जो है, अगर मैं बोर्ड को थोड़ा सा विजिबल कर दूं, रेगुलर लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एक्सेप्ट हो सकता है, वो फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एक्सेप्ट हो सकता है, पीडीए से भी हो सकता है, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा से भी हो सकता है, और ट्यूरिंग मशीन से भी हो सकता है। लेकिन रेगुलर लैंग्वेज चूंकि है तो लेस कॉम्प्लेक्स, उसके लिए क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। पीडीए उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब डिजाइन करना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा उससे भी मुश्किल हो जाएगा, और ट्यूरिंग मशीन सबसे मुश्किल हो जाएगा। ऑल दो कि ये तीनों वो काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कौन होगा, लेस कॉम्प्लेक्स कौन होगा? फाइनाइट ऑटोमेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब आ जाते हैं। एक है 4 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, 5 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो देखिए बाइक का ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब उसके बाद कार भी है, कोस्टर भी है और बस भी है। तो वो ज़्यादा बेहतर क्या होगा उनके लिए? कार होगा। अगर मैं 5 लोगों की कार की बात कर रहा हूँ बेसिकली, या 4 लोगों की कार की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर क्या होगा? कार होगा। तो इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा का ऑप्शन तो खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा का ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि वो उसके लिए विजिबल फिजिबल ही नहीं है, उसके लिए फिजिबल ही नहीं है वो। तो उसके बाद ये 3 ऑप्शन है, तो वही वाली बात आप करेंगे कि सर इनके लिए कार ज़्यादा बेहतर है। क्लियर हो गई ये बात? ऑल दो ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन कार ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं कि भाई एक फैमिली जा रही है और फैमिली में 15 लोग हैं, 15 से 18 लोग हैं, तो फिर आप बोलेंगे सर कार का ऑप्शन तो खत्म हो गया। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज की बात हो रही है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए आपके पास कार का ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब पीटीए का ऑप्शन खत्म हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप कोस्टर में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं। आप किस में जाएंगे? कोस्टर में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर वो है। ऑल दो के बस भी वो काम कर लेगी। हाँ, एक ही बात हुई ना, फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब यही होगा ना यार, बैठा ही नहीं सकता वो 5 लोगों को बाइक वाला। तो नहीं बैठा, एक्सेप्ट ही तो नहीं कर रहा वो। मैं उस टर्म में बात ही नहीं कर रहा ना अभी तक। मैं उस टर्म में बात ही नहीं कर रहा है जिस टर्म में सब बच्चों की समझ में नहीं आएगा। मैं तो कॉन्सेप्ट ऐसे जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आखिर में आ जाए आप बस पे। तो बस देखें इन तमाम पैसेंजर को कैरी कर सकती है, लेकिन बस के लिए अगर 20-25-30 लोग हैं तो वो रिकर्सिव वेरिएबल सेट से और उसके लिए ट्यूरिंग मशीन ही बेहतर है। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ इस रिलेशन को देखें जल्दी से। इस रिलेशन को, क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती है, या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज? दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है या दोनों स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज भी होती है। दूसरी लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती है। पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत जी? पहली गलत है। रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती है, या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज भी होती है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक दफा शायद मिक्स हो गया। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर भी होती है, रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होती है। फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही। अगर नहीं समझ में आया कुछ लोगों के तो समझ लीजिए, कराची सिंध के अंदर है या सिंध कराची के अंदर है? क्या मैं कराची में रहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिंध में रहता हूँ, या मैं सिंध में कहीं रहता हूँ तो ये कह सकता हूँ कि मैं कराची में रहता हूँ? तो इस चीज़ को जरा लिंक कीजिए। ये मीटिंग एंड हो रही है, 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मीटिंग एंड हो रही है, 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं। इसको यहीं रोकता हूँ मैं, इसको कंक्लूड करूँगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं।